नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वो समर्थ क्लास जो आपको बनाएगी हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने मेवाड़ के इतिहास में क्या पूरा कर लिया? मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश पूरा हो गया। गोहिल वंश की एक शाखा पूरी हो गई है। दूसरा जो रावल शाखा वो भी पूरी हो। राणा शाखा वैसे हमने राणा शाखा की शुरुआत कल की क्लास में कर दी थी, फिर भी एक बार देखते हैं। राणा शाखा की शुरुआत की हमने सिसोदिया ने। सिसोदिया वंश के संस्थापक और सिसोदिया वंश के संस्थापक बन के इनको जो उपाधि मिली राणा की, राणा हम्मीर, जिनको क्या क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। उद्धारी तो क्या है इन्होंने, जो दूसरों के हाथ में मेवाड़ चल गया था, मेवाड़ की दुर्गति हो गई थी, तो उनसे आजाद करवाकर मेवाड़ का उद्धारी तो किया ही इन्होंने। इसके अलावा इनको क्या कहा था? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन मतलब जब पूरा मेवाड़ गोहिल वंश के हाथ से चला गया था, उस समय में भी इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। विषम परिस्थिति में भी तो उस परिस्थिति में भी इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और विषम परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा किया और दोबारा मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो इनको विषम घाटी पंचानन काय में कहा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसके अलावा वीर राजा कहा है। वीर राजा काय में कहा गया है? रसिक प्रिया टीका। रसिक प्रिया टीका में इनको वीर राजा। कर्नल जेम्स टोड इनको, कर्नल जेम्स टोड उस समय का सबसे प्रबल हिंदू शासक मानते हैं। हिंदू शासक मानते हैं। इन्होंने कई छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की। किसकी? छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कल मैंने वैसे इसके बारे में डिटेल से और लिखा दिया है, किस किस युद्ध से युद्ध हुआ था वगैरह क्या था, फिर भी बता देता हूँ। इस छापामार युद्ध पद्धति से इन्होंने जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक को पराजित किया था। ठीक है ना? अब ये इनका यहाँ पर समाप्त होगा। राणा हम्मीर का समय था 1326 से, और इनकी 26 में तो शुरुआत हुई और 64 में जाकर 64 ईस्वी में जो 1300
13वीं सदी चल रही थी। 13वीं सदी में 26वें साल में तो इन्होंने शुरुआत की और 64 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु के बाद बने राणा खेता या क्षेत्र सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1364 में तो ये शासक बनते थे, मरने के बाद 64 में शासक बने। इनको एक दो चीजें हैं उनके लिए जाना जाता है। एक तो क्या कर रहे हैं इन्होंने, मालवा के दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी को मारकर क्या कर रहे हैं इन्होंने, दिलावर खां गोरी को मारकर मेवाड़ और मालवा संघर्ष का सूत्रपात कर दिया। सूत्रपात कर दिया मतलब शुरुआत कर दी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कर दी। इसके अलावा इन्होंने एक खातिन जो कि दासी थी, खातिन दासी से इनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र, चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। अब क्या है, आखिरी समय आ गया इनका। कब? 1382 ईस्वी में। क्या हुआ ना, ये बूंदी के लाल सिंह हड़ा के साथ ये क्या, बूंदी के लाल सिंह हड़ा के साथ राणा खेता, वही दोनों में घूमने फिरने दोनों के, और वहां किसी बात पर इन दोनों में बहस हो गई। और बहस हो गई तो दोनों राजपूत थे, तलवारें निकाल ली दोनों ने और लड़ना शुरू कर दिया वहीं। लेकिन दोनों बराबर थे, तो दोनों बराबर थे तो ना तो कोई हारा ना कोई जीता, दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया। तो यहीं पर ये दोनों लड़ते 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 मर गए। तो यही है, राणा खेता को अगर जाना जाए तो मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष की शुरुआत कर रहे थे, मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष की इन्होंने शुरुआत कर रही, उनके लिए इनको जाना जाता है राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह। इनके 2 पुत्र थे। अभी ये चाचा और मेरा ये क्या करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो उतार लो इसको। हाँ तो मित्रों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स तरीके से चलेगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी चिंता छोड़ दीजिए और शुरुआत करते हैं राणा लाखा से। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। तेरह सौ 82 में राणा खेता के बाद यह शासक बने जो 1421 ईस्वी तक, काफी लंबे समय तक रहे। राणा लाखा के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, तो इनके हाथ में लगा खजाना। खजाना, खजाना क्या था? खजाना, वो खजाना था चावल में एक चांदी की खान मिली। चांदी की खान मिली और ये चांदी की खान अभी तक है, अभी तक इस खान में से चांदी निकलता। तो ये चांदी की खान मिल गई
तो अब इन्होंने इमारतों और मंदिर का निर्माण करवाया और जो पुराने टूट गए थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। इन्हीं के समय में एक बंजारा था, पिच्छू बंजारा। वो पिच्छू बंजारे के जो बैल थे ना, वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। पहले के लोग ऐसे ही थे, जो जानवर उनका साथ देता था, गाय बकरी जो भी हो, उनसे बहुत प्रेम करता था। तो वो बैल जब मर गए तो उस पिच्छू बंजारे को बहुत दुख हुआ और अपने बैलों की याद में उसने एक झील बनवाई, पिछोला झील। किसने बनवाई? पिच्छू बंजारे। अब ये पिच्छू बंजारे ने किसकी याद में? अपने बैलों की याद। अपने बैलों की याद में इसने ये झील को बनाया। यहाँ पर एक और है नकनी का चबूतरा। तो ये क्या है, बहुत प्रसिद्ध नकनी थी, इसका नाम था कल्की नकनी। तो कल्की नकनी की कहानी कुछ ऐसे है कि जैसे पिछोला झील है ना, तो कल्की नकनी बहुत प्रसिद्ध थी रस्सी पर चलने के लिए। ये रस्सी पर चलने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी कल्की नकनी। तो एक बार क्या हुआ, जब राणा जी बैठे थे, समारोह चल रहा था, तो कल्की नकनी वहां थी। किसी बात को लेकर राणा जी या तो कल्की नकनी ने कहा हुआ कि मैं पिछोला झील को पार कर सकती हूँ। तो राणा जी ने कहा, अच्छा एक काम कर, तू अगर इस पिछोला झील को पार करेगी ना तो आधा राज्य मैं तुझे दे दूँ। क्या? आधा राज्य में तुझे दे दूँ। कल्की नकनी ने कही, ठीक है भाई, मैं तो चल लूँ। तो कल्की नकनी यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी गई और फिर कल्की नकनी ने शुरू किया चलना, और वो धीरे धीरे आधे रास्ते तक पहुँच गई। जब वो आधे रास्ते तक पहुँच गई ना, तो इनको लगा कि यार अब ये तो पहुँच जाएगी। अब राजा ने तो कह दी कि आधा राज्य दे दूँगा, और वचन का पालन करना भी जरूरी है। तो जो सामंत थे, जो बाकी जो दरबारी थे, उन्होंने कहा ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक जो नकनी जो रस्सी पर चलकर अपना पेट भरती है, अगर किसी आदमी को उसकी क्षमता से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए ना, तो या तो वो पागल हो जाता है या उस चीज़ का उपयोग वो गलत तरीके से ही करेगा, सही तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि इस उतनी संभालने की क्षमता ही नहीं, तो सही तरीके से कैसे कर पाएगा। जो रोज 100 रुपये कमाता हो, उसको एकदम से 1 करोड़ रुपए दे दो तो वो क्या होगा? पागल हो जाएगा। और उनका उपयोग कैसे करेगा? वो फोकट खर्च करेगा, बर्बाद करेगा। मेन बात। तो अब इसके लिए जो आधे राज्य को बचाने के लिए, आधा राज्य बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने बहुत कठिन निर्णय लिया और जो रस्सी थी ना, रस्सी को काट दिया। अब रस्सी को काट दिया तो कल्की नकनी झील में प्रवेश कर गई। इसीलिए वहां पर उसकी याद में कल्की नकनी का एक चबूतरा बनवा दिया गया, जिससे इस नकनी को याद रखा जाए। वाकई में उसके इस काम से आज तक उसको जिंदगी में कभी याद नहीं रखा जाता। किसके लिए? एक नकनी है, उसको कौन याद रखेगा? लेकिन उसका जो काम था, उसकी वजह से उसको आज तक याद रखा जाता है, कल्की नकनी।
ये हो गया। अब लाखा जी, अब लाखा जी ने अपना दम कैसे दिखाया था, तो दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन सेकेंड। ये क्या है, जो हिंदू होते थे उस समय, जो भी वैसे हिंदू ही होते थे सारे, तो उन पर क्या, जो तीर्थ यात्रा जाते थे उन पर तीर्थ यात्रा कर लगाता था जाने के लिए। ये बात जब लक्ष्य सिंह को पता पड़ी तो इन्होंने कि तीर्थ यात्रा पर किस बात का कर भैया, शाणा हो रहा है क्या। तो इन्होंने कहा कि बेटा आजा युद्ध कर लो। तो बदनौर के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन और राणा लाखा के बीच में काम हुआ बदनौर, और वहां पर इसको पराजित कर दिया भैया। पराजित करने के बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया, समाप्त। ऐसे ही उन्होंने बूंदी के किले को जीतने के लिए प्रतिज्ञा की। अब प्रतिज्ञा क्यों करनी पड़ेगी भैया जीतने के लिए? जो बूंदी का किला है ना, वो न्यू है, ये पहाड़ी के ऊपर। तो यहां से चढ़ के जाना पड़ता है, तब जाके वहां पहुंचे। और इतनी देर में तो ऊपर से सेना भाटे वाटे फेंक के यही इनको बार बार नीचे गिरा देती। तो बूंदी के किले को जीतने की प्रतिज्ञा की हुई है कि जब तक मैं बूंदी का किला नहीं जीत लेता, राणा लाखा ने, कि जब तक मैं बूंदी का किला नहीं जीत लेता तब तक मैं ना तो अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगा और जल भी ग्रहण नहीं करूँगा, ना पानी पीऊँगा ना खाना खाऊंगा। तो भैया सारे दरबारी टेंशन में आ गए। अन्न जल त्याग दिए। तो इन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन उसको जीत नहीं। तो अब इन्होंने रास्ता क्या निकाला, इन्होंने कहा कि वहीं पर क्या कहते हैं, एक मिट्टी का बूंदी का किला ही जीतना है ना, तो एक मिट्टी का किला बनवाया बूंदी में। तो ये रहा बूंदी का किला। अब इस बूंदी के किले को अपन गिरवा देते, तो गिराने ही वाले थे कि इनकी सेना में, राणा लाखा की सेना में एक बूंदी का सैनिक था जिसका नाम भी था कुंभा। तो कुंभा यहां तलवार लेकर खड़ा हुआ है कि आपको इसको गिराना हो तो गिरा देना, लेकिन पहले मेरी लाश के ऊपर से जाओ। तो इस कुंभा ने बहुत वीरता से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद इस बूंदी के किले को ढहा दिया गया। मिट्टी से बना किला, बना बूंदी का किला। ढहाकर प्रतिज्ञा पूरी की। प्रतिज्ञा पूरी। तो राणा लाखा के समय में यही सब चल रहा था। इतना हो गया। अब इसके बाद एक कहानी आएगी, तो वो कहानी के लिए तैयार है ना? पहले तो इसको उतार दो। तो राजाओं को उस समय एक और बात के लिए जाना चाहता था। क्या? कि राजाओं के दरबार में कौन कौन व्यक्ति हैं, कितने महान और कितने विद्वान व्यक्ति हैं। तो राणा लाखा के दरबार में दो व्यक्ति हैं।
के दरबार में कौन थे? दो व्यक्ति थे, दो विद्वान। एक का नाम था झोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, यह दोनों इनके नाम। अब क्या हुआ? अब उस समय में जब राणा लाखा थे तो वहीं मारवाड़ में कौन थे? रावचूड़ा। मारवाड़ में कौन थे? रावचूड़ा। रावचूड़ा ने क्या करा? अपने छोटे बेटे कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। तो बड़ा बेटा रणमल मायूस हो गए। अब उसके समझ में आ गया कि यहां कुछ नहीं बचा, छोटा भाई है, वो ये राज करेगा, मैं क्या करूंगा यहाँ। तो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ जाने का फैसला कर लिया। रणमल हंसाबाई के साथ मेवाड़ जाने का फैसला। तो क्या चाल थी इसकी? इसने की मैं अपनी बहन की शादी मेवाड़ के राजवंश में करवा दूंगा। तो इसने एक सेवक को नारियल लेकर भेजा, शादी का नारियल, शादी का नारियल लेकर दरबार में भेजा। तो दरबार में भेजा, इसने भेजा राणा लाखे के बड़े पुत्र रावचूड़ा के लिए। लेकिन उस दिन रावचूड़ा वहां दरबार में नहीं थे। तो जब इन्होंने शादी का नारियल देखा तो राणा लाखा बहुत न्यू ऐसे निश्चिंत मजाक में कह दिया कि भाई अब बुढ़ापे में हमसे कौन मजाक कर रहा है, हमारे लिए कौन शादी का नारियल लेके आ गया। ये बातें सुनकर जो था दास घबरा गया भैया। उसने की कि अभी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि अपनी समझ से बाहर क्या चल रहा है यहाँ पर। रावचूड़ा तो दिख नहीं रहे, क्या क्यों है। तो भैया ये लौट के गया दोबारा रणमल के पास। रणमल को इसने जब पूरी बात बताई तो रणमल ने थोड़ा दिमाग लगाया। तो रणमल दोबारा गया, दोबारा भेजा नारियल। ये पहली बार, ये दूसरी बार। नारियल दोबारा भेजा दरबार। और फिर रणमल ने शर्त रखी कि मैं राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह करवा। क्या रखी रणमल ने शर्त? रणमल ने शर्त रखी राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह। लेकिन आपसे, मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा, आपको उसे उत्तराधिकारी बनाना होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उसे उत्तराधिकारी बनाना होगा। तो राणा लाखा थोड़ी टेंशन में आ गए कि बड़ा बेटा तो रावचूड़ा है, मैं ये वचन कैसे दे दूं। तो यही बात जब पता पड़ी रावचूड़ा, एक दास ने रावचूड़ा को यह बात बताई। तो रावचूड़ा ने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। और
सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा थी भीष्म प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा थी भीष्म प्रतिज्ञा। तो राव चुंडा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। और क्या कहते हैं? अपना राज्य छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, तो मेवाड़ का राम, ये कहते हैं। इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई, राणा लाखा भी राजी हो गए। तो 13 माह के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मोकल। कौन उत्पन्न हुआ? मोकल। 13 माह बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या रखा? मोकल। अब इसके बाद राणा लाखा के बुजुर्ग हो चुके थे, तो कुछ ही समय बाद, कुछ ही सालों बाद इनकी जो कहते हैं ये उम्र हो चुकी थी, तो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। इनको लग गया कि अब मेरा अंतिम समय है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पुत्र राव चूड़ा को बुलाया तो उससे कहा कि बेटा, तू बड़ा बेटा, मोकल को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है और इस राज्य को भी संभालना तेरा। राव चूड़ा पितृभक्त थे। उन्होंने बिल्कुल नमन होकर अपनी आज्ञा का पालन करना शुरू किया और वो मोकल को और पूरे राज्य को पूरे मन के साथ, निष्ठा के साथ संभाल रहे हैं। इसे उतार दो। तो देखो, राणा लाखा ने मोकल की जिम्मेदारी सौंपी राव चुंडा। राव चुंडा पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो हंसाबाई थी, उनको राव चुंडा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इसे काम करते हैं ना, उन पर सदैव शक किया जाता है, उनके चरित्र पर, कि यार कैसे कर सकते हैं। तो हंसाबाई बार बार ऐसे काम करती है जिससे राव चुंडा को दुख होता कि मैं एक तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझ पर शक हो रहा। तो राव चुंडा से अब सहने हंसाबाई के शकी स्वभाव के कारण राव चुंडा जो थे, मांडू के सुल्तान के पास चले गए। मांडू के सुल्तान के पास चले गए। अब इधर हंसाबाई ने बुलाया रणमल
और मोगल की जिम्मेदारी सौंपती रणमल। मोगल अभी छोटे थे। अब रणमल के शासन में मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। जिससे मेवाड़ के दरबारी खुश नहीं थे। अब धीरे धीरे मुगल बड़ा हुआ। मुगल ने अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। तो शुरुआत होती है मुगल की। मुगल 1421 से 1433 ईस्वी। अब मुगल भी बड़े हो रहे थे, ताकतवर हो रहे थे, लेकिन मुगल को क्या शुरुआत से संरक्षण में रखा। तो जो चालाकी होनी चाहिए ना, वो चालाकी इनमें नहीं थी। फिर भी एक वीर योद्धा इन्होंने रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान और गुजरात की सेना हरा दिया। ये करके इन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया कि मैं तैयार हूं अपना राज्य संभालने को। अब इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब देखा तो ये भी मन से ऐसे थे, कला प्रेमी। इन्होंने देखा कि जो मंदिर बनवाए गए थे ना चित्तौड़ में पहले, वो बिल्कुल पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे। तो इन्होंने उनका जीर्णोद्धार करवाया। क्या करा, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम रख दिया समिद्धेश्वर। या मोगल मंदिर। अब याद आ रहा होगा त्रिभुवन नारायण मंदिर किसे बनवाया था? याद है ना, परमार आ गए थे, भोज परमार ने। जब वो यहाँ पर रुका था ना, तो भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसको उतार लो। फिर भी पहले एक बार इसको समझ लेते हैं क्या हुआ। राणा लखा ने जिम्मेदारी सौंपी राव चुन्ना। अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे थे राव चुन्ना, लेकिन हंसाबाई के शक के स्वभाव के कारण उनको मांडू के सुल्तान के पास जाना पड़ा। क्योंकि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से पूरे मन से काम करे, फिर भी उस पर शक किया जाए तो वो काम नहीं कर सकता। तो रणमल, हंसाबाई ने बुलाया रणमल को। कहां से बुलाया? मारवाड़ से।
अब रणमल यही रहने लगा और जिम्मेदारी पूरी मोकल की। जिम्मेदारी तो क्या, अब वो पूरे मेवाड़ के शासन, पूरे चित्तौड़ के शासन को अकेला संभालता। मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। उच्च पदों पर रणमल ने राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू किया, जिससे मेवाड़ के दरबारी खुश नहीं थे। मुगल बड़े हो रहे थे, अब स्वयं शासन संभालने लगे। तो रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां और गुजराती सेना को हरा दिया। इनको लगा कि यार जो मंदिर थे वो पुराने हो गए, तो इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर जो भुज परमार ने बनवाया था उसका जीर्णोद्धार करवाया। समिधेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर उसको नाम दिया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया, बनवाया। एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर था जिसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। इतना ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था ना विद्वानों के बारे में, तो मोकल, राणा मोकल, (1421 से 1433) राणा मोकल के दरबार में दो विद्वान थे। पहले का नाम तो वराह कौन थे? वराह अवतार किनका था? भगवान विष्णु का। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोकल ने। तो स्वयं विष्णु भट्ट यहाँ उपस्थित थे एक विद्वान के रूप में, विष्णु भट्ट। और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माता लक्ष्मी तो होगी से, तो यहाँ धन की वर्षा हुई। तो धनेश्वर भट्ट भी उपस्थित थे। बात है 1433 ईस्वी। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने हमला कर दिया, तो मोकल झीलवाड़ा की ओर युद्ध करने चले गए। कब काम हुआ ये? 1433। अब क्या हुआ? झीलवाड़ा चले गए। वहां पर दो जने थे, चाचा, वो मेरा नाम याद आ रहा होगा, राणा खेता क्षेत्र सिंह, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात जिन्होंने किया। तो चाचा और मेरा उन्हीं के पुत्र थे। तो राणा मोकल, इनका कोई उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये चाचा और मेरा, इनकी माँ क्या थी? खातिन। तो चाचा और मेरा से उन्होंने यूँ पूछ लिया कि अरे ये पेड़ है ना, ये कौन से पेड़ है, नाम क्या है इनका? उन्होंने सोचा इनको पता होगा। अब ये उल्टे दिमाग के बात को उल्टा ले गए कि यार ये तो हमारी माता का, हमारी माँ खाती थी तो हमारा मजाक उड़ा, और उस बात को इन्होंने मन में फंसा लिया। एक महपा पवार, ये राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ रहा था, ये उससे नाराज था। तो ये दोनों जो मोकल से नाराज थे, तो इन्होंने क्या करा? मोकल की हत्या कर दी। तो यहां पर राणा मोकल का काम खत्म हो गया।
राणा मोगल समाप्त हो गए। अब राणा मोगल का जो पुत्र था उसकी शुरुआत होगी, तो उसकी शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। इनको उतारना और हत्या करने के बाद एक चाचा मेरा और महपा पवार ये जाते हैं मालवा के खिलजी के पास, मालवा के खिलजी के पास। क्या नाम था? महमूद खिलजी प्रथम। तो अब हम उस व्यक्ति की शुरुआत करने वाले हैं जो सबसे पहले मेवाड़ वंश में, मेवाड़ के कोहिल वंश में महाराणा कहलाने लायक बने। वो है महाराणा कुंभा। उनके बारे में जितना कहा जाए सब कम। उनकी बात करो बुद्धि की, राजनीति की, युद्ध विद्या की, संगीत विद्या की, साहित्य विद्या की, ऐसा कौन सा गुण था जो उनमें नहीं था। वो हर कला में निपुण थे। वो स्वयं इतने, क्या कहें उनके बारे में, इतने अधिक थे जिसकी कोई हद ही नहीं। तो उनको विशेष तरीके से ही पढ़ा जाए। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, क्या क्या विजय पाए, और फिर उनका जो साहित्यिक है, जो निर्माण है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं महाराणा कुंभा से। महाराणा कुंभा चौदह सौ 33 ईस्वी में इनकी शुरुआत। राणा मुगल और सौभाग्यवती। रानी सौभाग्यवती के पुत्र महाराणा कुंभा। इनकी पत्नी का नाम था कुंभल मेरी। इनके पुत्र रायबल और उदा। पुत्री थी इनकी रमाबाई। अब इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी उनके बारे में जानते हैं। महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य, क्योंकि ये संगीत शास्त्र में प्रवीण, वीणा वादन, इनको हिंदू सुल्तान भी कहते थे। इसके अलावा इनको हाल गुरु से मतलब पहाड़ियों पर शासन करने वाला, पहाड़ियों का छाप गुरु, जो छापामार युद्ध पद्धति थी उस पर इनको महारथा से हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु,
संगीत राज, संगीत गुरु, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी। अब आते हैं मेन बात। तो महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के शासक बन गए। तो मेवाड़ के शासक बनते इनके सामने सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी? पहला तो इनके पिता की हत्या करने वाले, इनकी पिता की जिन्होंने भी हत्या की वो खिलजी के पास था। तो पहले इन्होंने उस खिलजी से कहा, मोहम्मद खिलजी से, कि चुपचाप उनको मेरे हवाले कर दे, वरना फोकट में युद्ध होएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं माना कि नहीं, कि मैं तो नहीं करूँ, होने की भुगत। तो पहली समस्या, चाचा मेरा व महबा पवार से बदला गया। और दूसरा, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो अब क्या किया इन्होंने? 1437 में एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी रुक गए। महमूद खिलजी प्रथम बीएस महाराणा कुंभा इनके मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ और महमूद खिलजी को इन्होंने बुरी तरह परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद 6 महीने तक कैद में रखा। छह महीने तक कैद में रखा। अब चाचा और मेरा को दोबारा हासिल कर लिया और रणमल को बुलाया। चाचा मेरा महबा पवार की हत्या कर दी, संहार कर दिया, इसको ताल्लुक है। तो अब क्या किया इन्होंने? अब राणा कुंभा ने रणमल को बुलाकर चाचा मेरा, ये चाचा ये मेरा, ये नाम थे उनके ऐसे, और महबा पवार, इनका वध कर दिया। अब इसमें भी 2-3 बातें आती है, सुनने को मिलेगी अलग अलग किताबों में। कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि जो रणमल था ना, रणमल ने चाचा मेरा को मारा। तो बहुत से कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने स्वयं ने मारा। देखो, जैसा कि मुझे लगता है, एक पुत्र है,
वो अपने पिता की मृत्यु का बदला स्वयं लेगा कि किसी और के हाथ से लेने देगा। तो महाराणा कुंभा नहीं मारा वो। तो यह हुआ। तो एक समस्या तो समाधान होगी। अब राठौड़ों के वर्चस्व को खत्म कर। ये अभियान था ना, इसको क्या कहा गया? मालवा अभियान। महाराणा कुंभा खत्म करना था। तो अब क्या किया उन्होंने? पहला काम किया, मांडू से अपने भाई अपने क्या कहते हैं, मांडू से राव चुंडा को बुलवाया। तो क्यों? एकदम से क्या जरूरत पड़ेगी? मांडू से राव चूड़ा को बुलवाने की एकदम से क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? क्या करा रणमल ने? राघव देव चूड़ा के भाई, राव चुंडा के भाई, की हत्या करवा दी, जिससे सिसोदिया सरदारों में असंतोष फैल गया। अब सबने कि भैया कुंभा जी, महाराणा कुंभा जी, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये राठौड़ों का वर्चस्व बहुत बढ़ने लग गया है, क्योंकि ये उनके यहाँ रहे हैं तब हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये कैसे शासन कर सकते हैं? ये हमारी भूमि है, हम यहाँ पर शासन करेंगे। तो महाराणा कुंभा ने कि ठीक है भाई, मैं भी देख रहा हूँ कि वो मेरी भी नहीं सुनता, अपनी चलाता। तो रणमल को मारने का प्लान सोचने लगे। तो रणमल एक दासी भारमली से प्रेम करता था। तो इसने भारमली से कहा कि अगर तुम उससे प्रेम करती हो तो भारमली से राणा कुंभा को जहर देने के लिए कहा। लेकिन इसे पता नहीं था, जो ये भारमली थी ना, महाराणा कुंभा को अपना पुत्र समान मानती थी, कुंभा को पुत्र मानती थी। तो इसने सारी बात जानी महाराणा कुंभा को कहती। तो महाराणा कुंभा ने कि चलो, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया, अब बस बहुत हो गया, अब रणमल को निपटाना ही पड़ेगा। तो भारमली की सहायता से महाराणा कुंभा ने
भारमली की सहायता से, भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। अब कैसे हत्या करवाई? क्या इसीलिए महाराणा कुंभा को एक राजनीतिज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया ये देखने वाली बात। इन्होंने क्या करा, भारमली से कहा कि एक काम करना, जो रणमल को मदिरा में, दारू में तुम जो नशीली दवाई होती है वो मिला के पिलाओ। तो पिला दिया भैया। और अब एक खाट पर, जो मैंने सुना है उसका बता, इस खाट पर रणमल को बेहोश कर बांध दिया। रणमल को खाट पर बांध दिया बेहोश कर। और फिर जो सिसोदिया सरदार थे, इन्होंने तलवार से रणमल को मार दिया। रणमल को मार दिया। तो इस तरह से रणमल की कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद जैसे ही रणमल मरा ना, तो रणमल का बेटा था जोधा, वो भी वहीं था। इतने में किसी ने कहा, बेटा रणमल तो क्यों, जोधा भाग सके तो भाग। ये बात सुनकर समझ गया, वो बिना कुछ इधर उधर देखे जोधा वहां से निकल गया। तो फिर क्या गेम हुआ आगे देखते हैं। अरे मित्रों क्षमा करना, किसी वजह से कैमरा बंद हो गया था, लेकिन हम इसको एक बार समझ लेंगे। क्या हुआ, राव जोधा जब वहां से भागा, राव जोधा जब मेवाड़ से भागा, तो मेवाड़ से भागकर वो गया मंडोर। लेकिन मंडोर में महाराणा कुंभा ने राव चुंडा को उसके पीछे भेज दिया, तो मंडोर से भागा। अब मंडोर, यहाँ मंडोर से भागकर वो चल गया बीकानेर काहुनी, बीकानेर काहुनी, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, काहुनी। यहां से ये काहुनी, काहुनी से भागकर तीसरे नंबर पर गया ये भाद्राजन, भाद्राजन जालोर। जालोर में भी नहीं टिकने दिया, जालोर में भी महाराणा कुंभा ने इसका पीछा किया। तो वहां से भागकर फिर ये गया सिवाड़ा बाढ़ में। लेकिन इसने कि अब बहुत होगा भाई, इतना ज्यादा नहीं भागा जाए, कब तक भागता रहूंगा। तो इसने कि यार अपनी जो है बुआ हंसाबाई, उनसे बात करते हैं ना। तो रणमल की बहन थी, रणमल की बहन राव जोधा की क्या हुई, बुआ, और कुंभा की दादी। तो हंसाबाई ने कुंभा को समझाया। तो कुंभा और राव जोधा कहाँ बैठे, सोजत पानी में। ये सोजत पानी यहाँ बीच में पड़ता ही है, सोजत पानी, सोजत पानी में बैठे। तो इनके बीच में भी आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि में क्या हुआ, मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं हैं ना, वो निर्धारित की गई। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ, यह बात लिखी हुई है घोसुंडी की बावड़ी में, जो लेख लिखा हुआ है शिलालेख, उससे हमको पता चलती है। और ये घोसुंडी की बावड़ी किसने बनवाई थी, स्वयं श्रृंगार देवी। तो इतना ही
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हो। फिर ये जो रणमल की हत्या हुई ना, कब हुई? 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या। इसके बाद 1440 से 1448 के बीच में राणा कुंभा ने जो विजय पाई थी, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को बनवाया। कीर्ति स्तंभ को बनवाया। इसके बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे, डिटेल से। अभी बस इतना याद रख लो, इसके वास्तु का अर्थ है चेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा, इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अब 1456 ईस्वी की बात है। वो नागौर का फिरोज खां था ना, नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंस खां को महाराणा कुंभा ने सहायता कर गद्दी पर बैठाया। लेकिन गद्दी पर बैठाने के बाद ये भारी हो गए भैया, और शम्स खां और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने महाराणा कुंभा पर आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ? महाराणा कुंभा ने दोनों को परास्त किया। अब ये जो गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन शाह, ये बदले की आग में जलने लगा। हार सह नहीं हुई ना, तो यही पता मालवा के खिलजी को भी चल गया, क्योंकि खिलजी को तो सारंगपुर के युद्ध में पहले हरा रखा। तो इन दोनों ने मिलकर चंपानेर में एक संधि की है। तो क्या हुआ? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने इन पर आक्रमण करने का विचार किया, लेकिन बदनौर के युद्ध में 1457 में महाराणा कुंभा ने इन दोनों को पराजित कर दिया। महाराणा कुंभा ने दोनों को पराजित कर दिया। तो मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी हम महाराणा कुंभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कल। तो यही थे इनके युद्ध।
बदनौर का युद्ध, चंपानेर की संधि, इससे पहले रणवल को मारा, और सांगानेर का युद्ध। ये तो युद्ध थे। अब इन्होंने क्या क्या निर्माण करे, कौन कौन सी किताबें लिखी और क्या क्या किया, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।